चलिए इस क्लास में एलसी ऑसिलेशन देख लेते हैं। एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, किस तरीके से करवाया जाता है। देखिए एल सी ऑसिलेटर, कॉपी निकाल ली। एल सी ऑसिलेटर के अंदर क्या हो रहा है, मेरे पास एक इंडक्टर है, मेरे पास एक कैपेसिटर है, और दोनों को हमने सीरीज में आपस में कनेक्ट कर रखा है। किस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, लाइक दिस। मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, इसको एक ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स से मैंने कनेक्ट किया। एक कैपेसिटर लिया, ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स से कनेक्ट किया और इसकी चार्जिंग करवाई। क्या करवाई, चार्जिंग करवाई। जब मैं इस कैपेसिटर को चार्ज करवाता हूँ तो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये लो, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज। जैसे ही एक प्लेट पॉजिटिव हो गई, एक प्लेट नेगेटिव हो गई, मैंने की को यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, ओपन कर दिया सर। की को ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन कर दिया, अब और पावर सोर्स से इंटरेक्शन नहीं हो सकता, और पावर सोर्स से यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। जब और इंटरेक्शन पावर सोर्स से यहाँ पर नहीं होगा तो ये तो चार्ज हो गया, इसके पास चार्ज आ गया ना, ये चार्ज हो चुका है। अब इसके अंदर कोई भी चेंज मुझे देखने को नहीं मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, इन द नेक्स्ट स्टेप इसी कैपेसिटर को जो कि चार्ज था कनेक्ट कर देता हूँ एक इंडक्टर से। इसी कैपेसिटर को जो कि चार्ज था कनेक्ट कर देता हूँ एक इंडक्टर से। इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, सबसे पहले तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक कैपेसिटर को चार्ज किया। जैसे ही वो फुली चार्ज हो जाता है हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट कर दिया तो भाई कैपेसिटर के पास तो चार्ज आ चुका है, कुछ एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब वो एनर्जी जो स्टोर्ड है कैपेसिटर के अंदर, उसको हमने कनेक्ट किससे कर दिया है, जाके एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इंडक्टर से कनेक्ट करूंगा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज मौजूद है उसको क्या दिखेगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव। और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद मौजूद है उसको दूसरी तरफ क्या दिख रहा है, नेगेटिव। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं जा सकते क्योंकि बीच में क्या है, डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये अब सर्किट में घूम के जाने की कोशिश करेंगे, सर्किट में घूम के जाने की कोशिश करेंगे। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जैसे ही सर्किट में घूम के जाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होके जाना शुरू करेगा। अब जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर क्या बनेगा, ईएमएफ क्या बनेगा, ये फॉर्मूला। फैराडे लॉ कहता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी, माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी। कोई दिक्कत, याद क्या रखना है। आप ये देखो, सबसे पहले कैपेसिटर को हमने किया चार्ज, फुल क्लियर है। जब कैपेसिटर को हमने शुरुआत में फुली चार्ज किया और जैसे ही इंडक्टर से कनेक्ट किया, कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज था उनको अपोजिट चार्जेस दिखने लगे। अब नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास आने की कोशिश करेगा, सही कि नहीं। तो इस प्रोसेस में क्या होने लगता है, जैसे ये मूव करना शुरू करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया तो सर्किट में करंट आया। करंट आया तो सर्किट के अंदर क्या डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगी। चेंज होने लगी तो फ्लक्स भी चेंज होने लगा। फ्लक्स चेंज होता है तो हम जानते हैं कॉइल की प्रॉपर्टी होती है विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होती है, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया, खुद ही के अंदर उस फ्लक्स को चेंज को देखता है, खुद ही के अंदर फ्लक्स के चेंज को देखता है और खुद ही क्या डेवलप कर लेता है, ईएमएफ डेवलप कर लेता है। खुद ही के अंदर फ्लक्स के चेंज को देखेगा और खुद ही क्या डेवलप कर लेगा, ईएमएफ डेवलप कर लेगा। और यहाँ पर जो भी चेंज है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, मतलब जो करंट आ रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही है बात। और बदले में खुद क्या होने लग जाएगा, मैग्नेटाइज होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, ध्यान से सुनो, दोबारा बता रहा हूँ। एक कॉइल थी, एक इंडक्टर था जिसको कैपेसिटर से लगाया। कैपेसिटर क्या करता है, ऑपोजिट चार्ज होने के कारण करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है सर्किट में, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगती है। क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है, जिसके कारण फ्लक्स चेंज होने लगता है। फ्लक्स चेंज होने लगेगा तो एक ईएमएफ बनेगा, और जो ईएमएफ बनता है वो ईएमएफ यहाँ पर एक्सटर्नल चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है। तो जो करंट था उसको रोकने की कोशिश करेगा, जो करंट था उसको क्या करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। ये हमारा किसकी वर्किंग हुआ है, इंडक्टर की वर्किंग। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या देखते हैं कि इंडक्टर तो क्या होने लगा, मैग्नेटाइज होने लगा और ये डिस्चार्ज होने लगा। समझ में आ रही बात, इंडक्टर क्या होने लगा, मैग्नेटाइज, और ये क्या होने लगा, डिस्चार्ज। क्लियर।
जब ये मैग्नेटाइज हो गया और ये डिस्चार्ज होने लगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सारा का सारा जो एनर्जी कैपेसिटर के पास थी किसको मिल जाएगी, इंडक्टर। सारी की सारी एनर्जी एक पॉइंट पे इंडक्टर को मिल जाएगी। जैसे ही मिली तो उस टाइम पे इंडक्टर जो है वो फुली मैग्नेटाइज हो गया। उस टाइम पे जो है इंडक्टर जो है वो फुली मैग्नेटाइज हो जाता है और ये फुली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये फुली डिस्चार्ज हो गया, ये फुली मैग्नेटाइज। जब फुली मैग्नेटाइज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो ईएमएफ जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। तो उस टाइम पे ये करंट को रोकने की कोशिश नहीं करेगा, अब ये करंट को आगे पास करने की कोशिश करेगा। जब ये आगे पास करने दे देगा तो क्या होगा, अब कैपेसिटर वापस से चार्ज होना लग जाएगा, लेकिन पोलैरिटी बदल जाएगी। अब पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन फिर से लगाते हैं कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, ये वापस से डीमैग्नेटाइज होना शुरू हुआ और ये चार्ज होना शुरू हुआ, बट इन दी ऑपोजिट पोलैरिटी, ऑपोजिट पोलैरिटी के। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर सारी की सारी जो एनर्जी इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड थी किसके पास पहुंच जाएगी, कैपेसिटर के पास पहुंच जाएगी और ये फुली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब ये प्रोसेस तो भाई शुरुआत में भी ऐसा था, शुरुआत में भी तो कैपेसिटर के पास एनर्जी थी और करंट जाना शुरू कर गया था, फिर मैग्नेटाइजेशन हुआ और ये उल्टा चार्ज हो गया। अब ये वापस ऐसा होने लग जाएगा। अब इस बार इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने लग जाएंगे, ऐसे जाने लगेंगे तो फिर मैग्नेटाइजेशन भी आएगा, लेकिन उल्टा आएगा। कैसे आएगा, उल्टा आएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अपन देखेंगे सारा का सारा मैग्नेटाइज हो जाएगा ये पूरा। ये लो, नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको पूरे के पूरे को क्या करवा देते हैं, मैग्नेटाइज करवा देते हैं। ये लो, पूरे के पूरे को अपन क्या करवा दिया, मैग्नेटाइज करवा दिया। अब जब मैग्नेटाइज फुली मैग्नेटाइज हो चुका है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो चुकी है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने का मतलब फ्लक्स जो है वो भी कांस्टेंट हो गया और ईएमएफ जीरो हो गया। ईएमएफ जीरो हो गया तो अब ये करंट को नहीं रुकेगा और करंट को पास होने दे देगा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप वापस से क्या होने लगेगा, ये डीमैग्नेटाइज और कैपेसिटर वापस से क्या होने लग जाएगा, चार्ज होने लगेगा। फिर से पोलैरिटी बदल जाएगी। इसके पास मैग्नेटिज्म भी है और ये भी है। फिर इन द नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो कैपेसिटर फुली चार्ज एंड ये फुली डीमैग्नेटाइज। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से लगा रखा है। आपने क्या किया, एक कैपेसिटर उठाया, उस कैपेसिटर के अंदर अपन ने एनर्जी स्टोर करवाई और उस कैपेसिटर के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दिया एक इंडक्टर से। जैसे ही उस कैपेसिटर के दोनों एंड्स को अपन ने एक इंडक्टर से कनेक्ट किया तो जो एनर्जी है वो ऑसिलेट करने लगती है इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच। जो एनर्जी है वो क्या करने लगती है, ऑसिलेट करने लगती है इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से कैसे ऑसिलेट कर रही है, वही चार्ज पहले जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण रुक जाता है और मैग्नेटाइज हो जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है तो चार्ज फिर आगे पास ऑन हो जाता है और ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है कैपेसिटर प्लेट्स पे। फिर ये वापस प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, दिस इज नोन एज एलसी ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं इसे, एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशन का यूज कहां पर आता है, तो एलसी ऑसिलेशन का यूज आता है हमारे पास डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के। ठीक है, एक डिवाइस आता है विच इज नोन एज ऑसिलेटर जिसमें सेमीकंडक्टर लगा होता है। उस डिवाइस के अंदर हम एलसी ऑसिलेटर्स को यूज करते हैं ताकि हम डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर पाए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो कॉपी में लिख लो एलसी ऑसिलेटर्स के अंदर सबसे पहले कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज, लिख लो ऐसे करके, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट, it is a device which is used to convert, it is a device which is used to convert direct current into alternating current. It is a device which is used to convert direct current into alternating current. डायरेक्ट को अल्टरनेटिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है दैट डिवाइस इज नोन एज एलसी ऑसिलेटर। अब ये ऑसिलेशन कैसे हो रहा है तो आपको दिख रहा है। शुरुआत में देखिए सारी एनर्जी किसके पास, पहले इसको बना लो सभी लोग,
ऑनलाइन बताओ सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले हैंड रेज करके बताओ। एलसी ऑसिलेशंस। अब इस एलसी ऑसिलेशन को ना, पहले बात तो हम इसकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि एनर्जी किस तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर हम इसका कंपैरिजन देखेंगे एक मैकेनिकल सिस्टम से। फिर हम इसका कंपैरिजन देखेंगे किससे, मैकेनिकल सिस्टम से। स्प्रिंग मास मैकेनिकल सिस्टम से इसका कंपैरिजन देखा जाए। नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन तो यहाँ पर ये थी ना, तो ये डीमैग्नेटाइज हो रहा है। डीमैग्नेटाइज हो रहा है तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो रही है, लेकिन रहेगी तो वही। चेंज कब होती है, जब यहाँ से पहले इसमें क्या बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बदला। तो पहले बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बदलेगी डायरेक्शन। फटाफट बनाइए सभी। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी एलसी ऑसिलेशन की। अब इस एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी कंसिडरेशन की बात करते हैं। एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, देखिए शुरुआत में सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, तो हाफ सी स्क्वायर। पूरी की पूरी एनर्जी किसके पास है, कैपेसिटर के पास। फिर ये टोटल एनर्जी कुछ तो इंडक्टर के पास चली गई और कुछ कैपेसिटर के पास चली गई। सही है। बाद में ये टोटल एनर्जी किसके पास आ गई, इंडक्टर के पास हाफ एल आई स्क्वायर। फिर वापस ये एनर्जी किसके पास आ गई, थोड़ी इंडक्टर के पास है, थोड़ी कैपेसिटर के पास है। फिर बाद में ये सारी की सारी एनर्जी वापस किसके पास आ गई, कैपेसिटर के पास। फिर वापस ये एनर्जी किसके पास आ रही है, थोड़ी इंडक्टर के पास, थोड़ी कैपेसिटर के पास। एंड फिर अगेन ये सारी एनर्जी, समझ में आ रही है बात। और वापस से देखो हाफ सी वी स्क्वायर। तो यू कैन सी कि एनर्जी एक बार सारी की सारी किसके पास थी, कैपेसिटर। फिर वो एनर्जी क्या होने लगी, इंडक्टर के पास आने लगी, फिर वापस कैपेसिटर के पास आने लगी, फिर इंडक्टर के पास। और क्या होने लगा, एक ऑसिलेशन होने लगा। किस किस के बीच में, कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है। थ्योरेटिकली आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो एनर्जी में कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। और दिख रहा है कि भाई जो एनर्जी इसके पास है वो इसके पास चली जाएगी, फिर इसके पास चली जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, जहां पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, वहां हिस्टैरिसीस काम करने लग जाता है। ठीक है। जहां पर भी वायर्स इन्वॉल्व होती है वहां पर हीट काम करना शुरू कर देता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। तो हमेशा याद रखना कि एक ना एक डैम्पिंग इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसके कारण, मुझे पहली बात तो इंडक्टर के कारण, और वायर्स एंड हिस्टैरिसीस के कारण मुझे हीटिंग और मैग्नेटिक लॉसेस देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कुछ देर बाद, हम यहाँ पर पढ़ जरूर रहे हैं कि सारी एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, लेकिन कुछ देर बाद ये एनर्जीज जो है ये डिसिपेट होने लग जाती है एनवायरमेंट में लॉसेस के कारण। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये डाई डाउन कर जाता है। ये पूरे के पूरे सिस्टम में एनर्जी खत्म होने लगती है, डिसिपेट होने लगती है। याद क्या रखना है, एनर्जी जो है वो डिसिपेट होने लगती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक लॉसेस इन इंडक्टर, डैम्पिंग लॉसेस इन इंडक्टर, एंड कैपेसिटर के अंदर हीटिंग लॉस। समझ में आ रही है। कैपेसिटर की एक टेंडेंसी और है कि जो भी पावर सोर्स है ना, जो भी पावर सोर्स होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, कैपेसिटर में अगर टोटल पावर सोर्स से एनर्जी मिली 100 जूल्स, तो कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कौन बता सकता है। हु कैन गिव द आंसर दैट सर, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर का टॉपिक है, फंडा सीख लो भाई। सोर्स, मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाता हूँ, ये देखो, ये मैंने कैपेसिटर लगाया। ठीक है, एक पावर सोर्स लगा दिया। ये पावर सोर्स क्या करता है, कुछ वर्क डन करेगा। इसका पोटेंशियल V है, चार्ज Q है, तो वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, V इनटू Q। एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब आप एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालते हो, फॉर्मूला बनता है हाफ सी वी स्क्वायर। बनता है कि नहीं बनता, अरे बनता है। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, C इज इक्वल टू वट, अरे पढ़ा है कैपेसिटर तुमने, तो हाफ इंटू सी की जगह मैं लिख दूंगा क्यू बाई वी, और ये बन जाएगा वी स्क्वायर। जब मैं इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है हाफ क्यू वी। अब मेरे को एक बात बताओ,
वर्क डन तो सोर्स ने कितना किया, क्यूवी किया। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी है, हाफ क्यूवी। इसका मतलब 50% एनर्जी कहाँ गई, लॉस के फॉर्म में चली गई। और ये मजे की बात है, अब आप खुद सोचो, एक बार कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका है, इसका मतलब सोर्स कौन बन चुका है, इंडक्टर। सोर्स कौन बन चुका है। अब वो इंडक्टर वापस इसको जब एनर्जी देगा तो सिर्फ 50% ही दे पाएगा, बाकी 50% कहाँ चली जाएगी, लॉस में चली जाएगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस सिस्टम की एनर्जी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। समझ में आ रही है बात। ये कैपेसिटर की खास बात है, याद रखनी है। कैपेसिटर के अंदर जितना वर्क डन बैटरी करती है, जितना वर्क डन पावर सोर्स करता है, उस वर्क डन में से 50% एनर्जी ही स्टोर होती है एनर्जी के फॉर्म में, बाकी 50% लॉस के फॉर्म में चली जाती है, हीट के फॉर्म में निकल जाती है। याद रहेगी बात। ऑनलाइन बताइए सबको ये बात क्लियर है कि नहीं, पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस का। फास्ट हैंड रेज करके बताओ मुझे सभी। इस चीज को दिमाग में रखिए, वर्क डन बाय बैटरी इज 100, देन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी 50, and then 50% एनर्जी गेट्स लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में या अपने एटमॉस्फेयर में या आसपास के सराउंडिंग्स में डिसिपेट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब आप खुद सोचो, यहाँ से एनर्जी किसने दे दी, एनर्जी इसने सारी इंडक्टर को दे दी। अभी इंडक्टर क्या बन गया, सोर्स, किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। तो जब ये वापस इसको एनर्जी देगा तो 50% ही दे पाया। क्या, हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, उर्दू कह रहा हूँ। अरे एनर्जी एक टाइम पे आके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से आया है, तो कैपेसिटेंस के टॉपिक से आया। याद रहेगी बात सबको ये चीज। ठीक है, कैपेसिटर की टेंडेंसी है कि जितना उस पर वर्क किया जा रहा है, एनर्जी उसकी आधी स्टोर हो रही है। क्लियर है। और एलसी ऑसिलेटर के अंदर देखा जाए तो लॉसेस के कारण एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके सब कुछ खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दिखने में ऐसा लगता है कि सारी की सारी एनर्जी कंजर्व है, लेकिन ऐसा नहीं। हमें एक्सटर्नल सोर्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है इस ऑसिलेशन को बरकरार रखने के लिए। हाँ हाँ, इसीलिए हम एक पावर सोर्स जरूर रखते हैं इसमें। मतलब सिर्फ ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर डायरेक्टली ऐसे छोड़ नहीं देते, एक पावर सोर्स भी कनेक्ट करके रखते हैं कि अगर मान लो एनर्जी लॉस जो होती जा रही है वो पावर सोर्स से मिलती है। समझ में आ रही है बात। चलिए, अब एलसी ऑसिलेटर की कुछ ना कुछ ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, और वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रहती है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। ये फॉर्मूला हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ऑनलाइन, ये फॉर्मूला आपने पहले कहाँ पढ़ा है, रेजोनेंस में, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट के। जब एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस करवाया जाता है तो वहां पर हमने ये देखा कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। और यही यहाँ पर भी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी रहती है। जो एलसी ऑसिलेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर ही रहती है। कोई इसमें दोहराए नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको हम कंपेयर करेंगे एक मैकेनिकल सिस्टम से। किससे, मैकेनिकल सिस्टम से। ध्यान से देखिए, लास्ट टॉपिक है, खत्म करते हैं। चोक कॉइल कल नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, चोक कॉइल। अब देखो ध्यान से, मैकेनिकल सिस्टम क्या हो गया, ये रहा मेरे पास एक स्प्रिंग और ये रहा मास। ये स्प्रिंग का क्या था, इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। तो मैं सारी चीज बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, स्प्रिंग मास सिस्टम। शुरुआत में हमने स्प्रिंग को खींच रखा, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में, स्प्रिंग के खींचने की फॉर्म से सारी की सारी एनर्जी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो मैं बोल सकता हूँ सारी की सारी एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे ही इसको छोड़ूंगा ये बीम पोजीशन पे आएगा,
आते ही इसकी वेलोसिटी आ जाएगी इसके पास कुछ, मतलब जो भी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। क्या? हाँ, पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। कैपेसिटर थोड़ी ना है ये, कैपेसिटर है क्या? अब ये काइनेटिक एनर्जी होने के कारण क्या यहाँ पर रुक जाएगा क्या? आप खुद सोचो, मैं इसको खींच के छोड़ूंगा, ये यहाँ रुक जाएगा क्या? ये और चला जाएगा, ये और आगे चला गया, मतलब वापस से काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल में। अब ये पोटेंशियल वापस से किसमें कन्वर्ट होने लगी? काइनेटिक में। लेकिन अब ये वापस से एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, खुलने की कोशिश करेगा, तो वापस से हाफ एम वी स्क्वायर। एंड फाइनली ये वापस से एक्सपैंड हो जाएगा, पूरा खिंच जाएगा, खिंचने के कारण वापस से सारी एनर्जी स्प्रिंग के पास चली जाएगी। तो आप देखो, मैं इसको एलसीआर से एलसी ऑसिलेशन से कंपेयर करता हूँ। शुरुआत में सारी की सारी एनर्जी किसके पास थी? किसके पास थी? कैपेसिटर के पास। बाद में वो सारी एनर्जी किसको दे देता है? किसको दे देता है? इंडक्टर को दे देता है, ये लो इंडक्टर को देता है। फिर ये इंडक्टर वापस सारी एनर्जी किसको दे देता है? कैपेसिटर को। लेकिन पोलैरिटी चेंज हो जाती है, यहाँ पर पहले एक्सपेंड हो रखा था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। तो मैं लिखूंगा, ये देखो इंडक्टर तो डिमैग्नेटाइज हो गया, लेकिन कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया ऑपोजिट में। वापस से ये क्या होने लगेगा बताओ? वापस से मैग्नेटाइज होगा, बट लेकिन इस बार पोलैरिटी ऑपोजिट। अरे खुद देखो, पहले वेलोसिटी इस तरफ थी, तो वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं इंडक्टर से। अब वेलोसिटी ऑपोजिट हो गई, तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। समझ में आई बात? और फिर लास्टली इसकी भी बात कर ले तो वापस से कैपेसिटर के पास पहुंच चुकी है एनर्जी, और ये फिर से चार्ज। इसको हमने कंपेयर कर दिया किससे? स्प्रिंग मास सिस्टम से। किससे कर दिया? स्प्रिंग मास सिस्टम से कंपेयर कर दिया हमने किसको? एलसी ऑसिलेटर को। बस स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर भी बात करें, आप स्प्रिंग को खींचो छोड़ो, क्या करने लगेगा? ऑसिलेट करने लगेगा, और कुछ देर बाद आके रुक जाएगा। इसका मतलब लॉसेस वहां पे भी होता है। एग्जैक्ट सेम बिहेवियर किसका रहता है? एलसी ऑसिलेटर का। समझ में आई बात? लिख लो। ऑनलाइन बताओ सबको यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? हाँ, बना लें, फटाफट बताएं सभी कि यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई। ये शोएब तो ऑनलाइन बैठा है, धोखा दिया है इसने। इंक्रीज करो, जिनको कोई डाउट है फटाफट।